नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को फिनिश किया था, सातत्यता। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएशन पर रिलेटेड टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। अर्थात अवकलन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो अवकलन का कुछ बेसिक पार्ट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, तो एक बार उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अवकलन इट मीन्स डिफरेंशिएशन। कहते किसे हैं? हमारे पास यदि y इक्वल एफ एक्स क्या है, एक फलन है नहीं। अब y बराबर एफ एक्स यदि एक फलन है तो यहाँ पर x जो होता है इसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और y जो होता है इसको हम कहते हैं आश्रित चर। क्या कहते हैं? आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी फंक्शन y इक्वल एफ एक्स हमारे पास बन रहा है, क्योंकि हम 2 वेरिएबल वाले फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो x जो है मेरा स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो मेरा आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कहती है कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन, आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन हम कहते किसे हैं कि जो स्वतंत्र चर होगा उसके रिस्पेक्ट में आश्रित चर में जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? अवकलन कहेंगे। ठीक है, अर्थात जो परिवर्तन करेगा वो कौन करेगा? स्वतंत्र चर करेगा। ठीक है, किस में? आश्रित चर में। तो इसका मतलब यदि हमको y बराबर एफ एक्स एक फलन दिया है तो y में परिवर्तन होगा, अर्थात dy हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? आश्रित स्वतंत्र चर के सापेक्ष हुआ। तो dx dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? dy dx ऑफ एफ एक्स। हुआ नहीं हुआ? तो ये मेरा dy बाई dx जो है नहीं, जो परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब आपने dy बाई dx एफ एक्स का निकाला तो ये वैल्यू आ गई मेरी एफ डैश एक्स आ गई ना। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स कहलाएगा, एफ डैश एक्स को हम क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं। अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो जो एफ डैश एक्स बनेगा ये मेरा क्या बन जाएगा? एक अवकलज बन जाएगा। अर्थात अवकलन करने के बाद जो नया परिवर्तित फलन आता है, जो चेंज होकर फलन मिलता है, वो क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में परिवर्तन करने वाली प्रोसेस जो है वो मेरी अवकलन है। ठीक है, अर्थात dy बाई dx जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये अवकलन है। ठीक है, अब मैंने dy बाई dx फंक्शन का किया ना। अब इस फंक्शन का यदि मैंने dy बाई dx किया अर्थात अवकलन किया, परिवर्तन किया, तो मेरे को एक नया फलन मिल गया। पहले एफ एक्स था, अब फलन परिवर्तित होकर क्या मिल गया? एफ डैश एक्स, एक नया फलन मिल गया। तो जो नया फलन मेरा एफ डैश एक्स आया ये मेरा क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव्स कहलाएगा। इट मीन्स अवकलज कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपने बेसिक चीजें क्लास 11th में पढ़ी थी ना। इसके अलावा किसी भी फलन के अवकलन निकालने की एक प्रोसेस भी आपने पढ़ी हुई थी, इसको नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, नोट भी करते रहेंगे। अब आपने अवकलन करने की एक प्रोसेस निकाली हुई थी। यदि y बराबर एफ एक्स क्या है? एक फलन है, तो यहां पर dy बाई dx बराबर हम क्या कहते हैं? एफ डैश एक्स कहते हैं ना। तो इस एफ डैश एक्स को निकालने की एक प्रोसेस थी प्रथम सिद्धांत से अवकलन। उसको क्या लिखते थे हम? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या पढ़ते थे? h पढ़ते थे। अर्थात किसी भी फलन का जो dy बाई डी एक्स निकलेगा वो किस पर डिपेंड होगा? इस लिमिट की वैल्यू पर डिपेंड होगा।
है ना। तो इस अवकलन की वैल्यू अर्थात dy बाई डी एक्स है नहीं, अर्थात dy बाई डी एक्स करके जो हमारा नया फलन मिलेगा अर्थात अवकलज मिलेगा एफ डैश एक्स, वो किसके द्वारा परिभाषित होगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच के द्वारा परिभाषित होगा। इसको हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। क्लियर है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया था, इससे आपने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे ना, तो इसको नोट रखना है, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। तो अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं, अवकलनीयता। अवकलनीयता, इसको हम कहते हैं डिफरेंटिबिलिटी। डिफरेंटिबिलिटी, तो डिफरेंटिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। कि अब देखिए डिफरेंटिबिलिटी, कोई भी फंक्शन अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, कोई भी फंक्शन डिफरेंसेबल होगा कि नहीं होगा, अर्थात किस फलन का किस फलन का अवकलन निकलेगा, किस फलन का अवकलन नहीं निकलेगा, वो हमारे किस बात पर डिपेंड होगा, इस लिमिट की वैल्यू पर वो क्या होगा, डिपेंड होगा। कौन सी लिमिट, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच पे डिपेंड होगा नहीं होगा। अब कौन सा फलन अवकलनीय होगा, अब अवकलनीय हम किसी एक खास बिंदु पर करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोई फलन, तो ध्यान से देखेंगे, कोई फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होगा, ठीक है। अब कोई भी फलन हमको दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स, किसी एक खास बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होगा। कब, जब क्या होगा, ये देखिए जो हमारी, क्योंकि अवकलन जो है वो निकल किससे रहा है, एक लिमिट के द्वारा निकल रहा है, तो लिमिट के द्वारा निकल रहा है, तो इसका मतलब इस लिमिट का मेरे को अस्तित्व चेक करना है। समझ में आया, क्योंकि आपने वो पीछे भी देखा था, लिमिट का अस्तित्व कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना। तो जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल किसके होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के होगा, अर्थात बाएं पक्ष की सीमा में अवकलज बराबर दाएं पक्ष की सीमा में अवकलज। इसको हम क्या लिखेंगे, समझ जाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात बाएं पक्ष की सीमा में अवकलन बराबर दाएं पक्ष की सीमा में अवकलन, अर्थात मैं जो लिमिट है उसको दोनों दिशाओं से निकाल रहा हूं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, क्योंकि अवकलन एक यूनिक वैल्यू होती है। अब यूनिक वैल्यू है तो बाएं तरफ से भी वही अवकलन आना चाहिए जो दाएं तरफ से आ रहा है। तो अब इस लिमिट को मैं कौन से खास बिंदु पे चेक कर रहा हूँ, सी पे चेक कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू को मैंने सी रखा, तो एक्स को मैंने रिप्लेस किससे कर देना है, सी से करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एच होगा। क्यों, क्योंकि बिंदु सी पे थोड़ा पहुंचा, क्योंकि जो भी आपका, क्योंकि लेफ्ट हैंड का मतलब हमारे माइनस इनफाइनाइट से सी तक पहुंच रहा हूं, तो अर्थात सी तक नहीं पहुंचा, सी के लेफ्ट साइड है। अब सी के लेफ्ट साइड कोई पॉइंट है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, सी माइनस एच होगी, सी माइनस एच माइनस क्या हो जाएगा, एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, एच। अब एफ सी क्यों कर दिया, क्योंकि एक्स का मान सी रखना है, सी तक पहुंचाना है ना। अब सी तक पहुंचाना है तो यहां पर सी माइनस एच का मतलब सी तक नहीं पहुंचा, बल्कि सी से क्या है, पहले है, इक्वल राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ, हाँ माइनस एच हो जाएगा इसमें, अपॉन क्या होगा, माइनस एच। अभी माइनस एच क्यों होगा अभी बताएंगे, ठीक है। एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या हो गया, एच हो गया। तो हमने कुछ नहीं करना है, जो हमने लिमिट की वैल्यू को है इसको लेफ्ट साइड भी चेक करना है और राइट साइड भी चेक करना है। तो जब हम लिमिट की वैल्यू को लेफ्ट साइड चेक करेंगे, लेफ्ट साइड देखिए ये पॉइंट सी है, अब सी के लेफ्ट साइड में लिमिट को चेक कर रहा हूं, ठीक है। सी के लेफ्ट साइड की लिमिट निकाल रहा हूं, किसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल रहा हूं लेफ्ट साइड की लिमिट। तो लेफ्ट साइड की लिमिट निकालूंगा तो जो भी पॉइंट होगा वो सी से पीछे होगा। अब सी से पीछे होगा तो एच इस कंडीशन में क्या होगा, सी माइनस एच। अब सी माइनस एच कब बनेगा, जब इस एच की वैल्यू को मैं माइनस रखूंगा, इस एच की वैल्यू को माइनस रखा, क्योंकि इससे पीछे जो होगा वो एच नेगेटिव होगा। एच नेगेटिव का मतलब सी से छोटा मान,
अरे सी में से जब एच को, अरे ये हुआ ना, सपोज दैट सी का मान 2 है, सपोज दैट सी का मान क्या है 2 है, ठीक है, 2 पॉइंट पकड़ना है, तो इसका मतलब 2 से पीछे जाऊंगा तो एच का मान क्या रहेगा 2 प्लस, इसका मतलब इसमें मेरे को कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसे 2 तक नहीं पहुंचा, तो सी से कितना पीछे है 0.1 क्या है पीछे है, तो पीछे है का मतलब एच का मान क्या आ गया यहाँ पर माइनस में आ गया, 2 प्लस माइनस 0.1 अर्थात माइनस 0.1 का मतलब एच जो है वो 2 से पीछे है, ठीक है, इसलिए एच का मान नेगेटिव रखा तो नीचे भी एच क्या आ जाएगा नेगेटिव आ गया, ठीक है। और राइट हैंड का मतलब सी से आगे है, अब सी से आगे है तो एच का मान यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, किसी भी फलन की अवकलनीयता का यदि परीक्षण करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए तो उस कंडीशन में मेरा फंक्शन जो होगा किसी खास बिंदु x बराबर c पर क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा, होगा ना। और इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी और इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो इक्वल किसके हो जाएगी एफ डैश सी के हो जाएगी, अर्थात उस बिंदु पर फलन का क्या निकल जाएगा अवकलन निकल जाएगा, क्लियर है, क्लियर। तो किसी भी फलन की कौन सा फलन अवकलनीय होगा, कौन सा फलन अवकलनीय होगा जिसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाए इक्वल आ जाए, ठीक। तो ये हमारा फलन का क्या है अवकलनीयता का परीक्षण था, ठीक। चलिए अब उसके बाद आपने कुछ क्लास 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, याद है सबको। फर्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अवकलन की एक बीजगणित पढ़ी थी, अवकलन की क्या बीजगणित पढ़ी थी। अवकलन की बीजगणित क्या कहती है, यदि fx व gx दो फलन है, दो क्या है फलन है, तब नंबर फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर क्या होता है, अर्थात दो फलन अगर दे रखे हैं तो उनके योग का आपने अवकलन करना है, पिछले बार आपने किया है 11th में। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है सेकंड फंक्शन, अर्थात पहले फलन का अवकलन धन दूसरे फलन का अवकलन, प्लस में प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बीजगणित आपने पढ़ी थी डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि हमारे पास दो फलनों का गुणनफल आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहला फलन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन धन दूसरा फलन जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पढ़ा था, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तीसरा आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अर्थात फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, अर्थात पहला फलन बट्टा दूसरा फलन। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हर, अरे अंश बट्टा हर, तो हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर बट्टा क्या पढ़ा था हर का स्क्वायर, इट मीन्स जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमने बीजगणित में कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 3 फॉर्मूले आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले भी वहाँ पर पढ़े थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ एन, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, आपने ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ एन इक्वल एन इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल क्या पढ़ा था माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स। इस टाइप के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपने कहाँ पढ़े हुए थे, क्लास
11th में पढ़ लिए थे। इसके अलावा आपने एक चीज़ और पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ये आपने बेसिक फॉर्मूले कहाँ पढ़े हुए थे, क्लास 11th में पढ़ लिए थे। तो इनको एक बार ध्यानपूर्वक आपने नोट करना है, ठीक है। ठीक, अब देखिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताते हैं आपको, जो है संयुक्त फलनों का अवकलन, अर्थात कंपोजिट फंक्शन। अर्थात कहीं पर भी हमको कंपोजिट फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलनों का क्या है, अवकलन, ठीक है। अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन होगा क्या, कंपोजिट फंक्शन का मतलब अरे ऐसे फंक्शन जो फलनों के संयोजन से मिलके बने हैं, अर्थात जहां पर एक फलन नहीं होगा, दो या दो से अधिक फलनों का क्या होगा, संयोजन होगा। कंपोजिशन पढ़ा था ना आपने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक। तो हमने ऐसे फलनों का अब अवकलन करना सीखते हैं जो कंपोजिट फंक्शन है, अर्थात एक फंक्शन नहीं है, दो या दो से अधिक फलनों से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल साइन 3x प्लस 2, वाई इक्वल साइन स्क्वायर x, इस प्रकार के फलनों का अवकलन, क्योंकि इसके अंदर एक फलन नहीं है बल्कि दो या दो से अधिक फलन है नहीं, क्योंकि साइन 3x प्लस 2 के अंदर एक सिंगल फलन नहीं है, क्योंकि एक फलन इसमें हमारा साइन है, दूसरा फलन 3x प्लस 2 है, इसके अंदर एक फलन साइन x है, दूसरा फलन स्क्वायर फंक्शन है नहीं। तो इसलिए अब हम जो अवकलन पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अब कंपोजिट फलनों का हम अवकलन कैसे निकालते हैं, पहले आते हैं कंपोजिट फंक्शन होते क्या है, ठीक है। सपोज दैट मेरे को एक फलन कोई दिया हुआ है, y इक्वल एफ ओ जी एक्स, ये मेरा क्या है, एक कंपोजिट फलन है, अर्थात एक ऐसा फलन है जो दो फलनों के कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, अर्थात एक फलन f है, एक फलन g है। तो इन दोनों फलनों के संयोग से मेरा कौन सा फलन बना हुआ है, y फलन बना हुआ है, बना है ना। तो ये फलन किस फॉर्म में होगा, एफ जी एक्स फॉर्म में होगा, होगा नहीं होगा, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो इस प्रकार के फलनों का हमने अब अवकलन करना है। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए यहाँ पर को हमारी एक मेथड है जिसको हम कहते हैं श्रृंखला नियम। कौन सा नियम है, श्रृंखला नियम, जिसको हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो कंपोजिट फलनों का अवकलन करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, कौन सा रूल है, चेन रूल। अब चेन रूल में हम करते क्या हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे, क्योंकि y बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ओ जी एक्स, एक फलन है, कैसा फलन है, एक कंपोजिट फलन है। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं, एफ जी एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब देखिए ये जो y फलन है इसमें स्वतंत्र चर क्या है, x है, आश्रित चर क्या है, y है, x स्वतंत्र चर और आश्रित चर y। तो इसका मतलब जो अवकलन होगा वो स्वतंत्र चर x के सापेक्ष किसका होगा, y का होगा। इट मीन्स क्या निकालना है मेरे को, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, क्योंकि हमने कंपोजिट फंक्शन के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है नहीं। तो अब हम कंपोजिट फंक्शन के लिए करेंगे क्या, क्योंकि हमने दो ही वेरिएबल में पढ़ा है, एक प्लेन फंक्शन में पढ़ा है 11 तक का। तो हम करेंगे क्या, माना जी एक्स को मैं एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ। ये जो जी एक्स था ना अंदर, इस जी एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब जब जी एक्स टी बन गया तो मेरा वाई फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई इक्वल क्या बन गया, एफ टी बन गया। क्यों, वाई फंक्शन चेंज किस में हो गया, एफ टी में हो गया, है नहीं। और टी क्या है आपको पता है, जी एक्स है नहीं। बट मेरे को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि स्वतंत्र चर एक्स है और आश्रित चर वाई है नहीं। ये तो बाद में बन गया, बट जो ओरिजिनल फंक्शन है वो वाई वेरिएबल जो स्वतंत्र चर है एक्स है और आश्रित चर वाई है। तो इसका मैं एक्स के सापेक्ष क्या करूंगा, यहाँ पर अवकलन करूंगा। अब ध्यान देंगे, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन किया तो मेरा डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं यहाँ पर तो अवकलन टी के सापेक्ष होगा। अरे ये तो मेरा परिवर्तित है, मैं अवकलन इसका कर रहा हूँ, ये y बराबर एफ ओ जी एक्स का कर रहा हूँ या एफ जी एक्स का कर रहा हूँ।
इसमें स्वतंत्र चर तो x है ना, तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा f, क्या आ जाएगा gx आ गया। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स। अब gx का जो मान है वो मेरा क्या है, t है, तो बराबर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन गया, एफ टी बन गया। क्लियर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी आ गया। अब एफ टी तो मेरा बन गया, अब बट यहाँ पर तो जो वेरिएबल है वो क्या है, अब t है, बट यहाँ पर आया क्या है, x है। तो इस x को भी मेरे को किस में चेंज करना है, t में चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा, d बाई डी, देखो d बाई डी एक्स है ना, तो इसको लिए मैं अपॉन में t ला रहा हूँ। तो t लाने के लिए मैंने क्या किया, dt से अंश में भी मल्टीप्लाई किया, देखिए t से मैंने गुणा भी किया, और t से देखिए, ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, dt से गुणा भी किया, dt से भाग भी किया, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इनटू क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ टी हो गया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, dt से गुणा भी किया, dt से भाग भी किया, तो t फंक्शन मेरा आ गया, डेरिवेटिव आ गया ना। अब मैं करूंगा क्या, ये जो t है dt है, इसको dx के अपॉन में डालता हूं, तो इक्वल क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एफ टी इंटू क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स हो गया। ये इस dt को मैंने ये dx को इधर लिखा और dt को इधर लिखा, तो क्या बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ एफ टी, और यहाँ क्या बचेगा, dt अपॉन डी एक्स बच गया। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ टी अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है, अब यहाँ पर t क्या है, देखिए t क्या है, t है, t की वैल्यू है मेरा gx, t की वैल्यू क्या है, gx है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d अपॉन डी टी, t का मान, यहाँ पर dt का मान dt ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आएगा, इसलिए dt को dt रहने देते हैं। एफ टी आ गया इंटू डी, यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए इस साइड को, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, gx अपॉन dx ऑफ क्या हो गया, gx हो गया। तो ये मेरा चेन रूल ऐसे काम करता है, अर्थात बीच में क्या आ रहा है, इनटू आ रहा ना। तो इसका मतलब सबसे पहला अवकलन किसका हुआ, बाहर वाले फंक्शन का हुआ। देखिए किसका हुआ, f का हुआ। यहाँ पर देखिए y बराबर एफ जी एक्स एक फंक्शन है, तो पहला अवकलन मेरा किसका हुआ, f का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे gx के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t जो है वो क्या है, अरे t की वैल्यू क्या है, gx है ना। तो पहला अवकलन मेरा किसका हुआ, f फलन का हुआ, अर्थात बाहर वाले f का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे t के रिस्पेक्ट में, t का मतलब gx के रिस्पेक्ट में, हो गया। फिर उसके बाद दूसरा अवकलन किसका हुआ, gx का हुआ, ये gx का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर चेन रूल ने हमको क्या सिखाया कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होना है वो कहाँ से चलना है, कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन दिया है तो हमको बाहर से अंदर की ओर को अवकलन करते रहना है। सबसे पहला अवकलन बाहर वाले फलन का, फिर उसके बाद अवकलन अंदर वाले फलन का, और उसके अंदर भी अगर कोई फंक्शन होगा तो फिर अवकलन उसके अंदर वाले फलन का होते रहना है। और हर अवकलज किसके फॉर्म में आना है, गुणा के फॉर्म में आना है। अगर इसके अंदर सपोज दैट एक फलन और होता, एच बी होता, तो इनटू क्या हो जाता, डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स हो जाता। तो ऐसे करके हमने अवकलन की चेन को क्या करते रहना है, आगे को बढ़ाते रहना है। तो ध्यान में रहेगा ये या नहीं रहेगा, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चेन रूल को आपने नोट रखना है। और अवकलन की प्रोसेस क्या है, पहले बाहर वाले फलन का, एफ वाले फलन का अवकलन होगा, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, उस पूरे जी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब होने को तो टी लिखा है ना मैंने, टी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जी एक्स को, तो एफ फलन का पूरे जी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। फिर उसके बाद जी एक्स का अवकलन होगा, अर्थात अंदर वाले फलन का अवकलन होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार से चेन आपके आगे को चलती रहेगी, ये हमारा चेन रूल कहता है, ठीक है। तो आइए इस चेन रूल पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं एक बार, ठीक है। तो हुआ क्या, सपोज दैट हम एक्सरसाइज 5.2 लेते हैं, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया हुआ है y इक्वल साइन स्क्वायर मीन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे कहा क्या है कि 1 से 5 8 तक के प्रश्न में x के सापेक्ष अवकलन करें,
ठीक है। तो हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे अभी क्वेश्चन को, चैन रूल अभी समझ में आएगा। x के सापेक्ष जब मैंने अवकलन करने पर, अब मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dx बराबर क्या आया, dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इस फलन में सबसे बाहर क्या है, साइन है। देखिए एक बार मैं चैन रूल का आपको यूज दिखाता हूं, ठीक है, फिर हम लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या माना, टी माना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी माना, तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, बताइए। ये पूरे का पूरा टर्म मेरा टी बन गया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, साइन टी हो गया, हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डी एक्स है तो यहाँ पर तो फंक्शन टी में आ गया, तो मैंने इसको इंटू कर दिया, किससे, डी टी अपॉन डी टी से इंटू कर दिया। कोई फर्क पड़ा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, चैन रूल लगा रहा हूँ मैं। तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये डी टी यहाँ आ गया और डी एक्स इधर चले गया, तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इंटू ऐसे लगा लेते हैं, हो गया। अब साइन टी का अवकलन कीजिए, साइन टी का अवकलन क्या हो गया, कॉस टी, साइन टी का अवकलन कॉस टी इंटू यहाँ पर टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर भी टी की वैल्यू रखिए, क्योंकि ये भी तो टी है, तो क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई टफ है, देखिए बड़ा इजी है। तो इस अवकलन में हमने क्या सीखा, पहला अवकलन किसका हुआ, इस बाहर वाले साइन का हुआ, पहला अवकलन बाहर वाले साइन का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मेरा क्या बन जा रहा है, टी बन जा रहा है, रिप्लेस होके, हो रहा नहीं हो रहा, और टी की वैल्यू को साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस टी हो गया, और टी जो है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है नहीं। फिर सेकेंड अवकलन किसका हुआ, इस टी का हुआ, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हुआ ना। तो स्टार्ट करते हैं, तो इक्वल पहला अवकलन किसका होगा, साइन का, तो साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब चैन रूल कहता क्या है, इंटू में आता है, क्यों आता है आपने देख भी लिया यहाँ पर प्रोसेस में पूरा, इंटू क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, इसका होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5 इक्वल क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हम किससे करेंगे, एक्स की पावर एन, अरे एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर में 2 आ गया इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो एक्स की पावर 1 हो गया, और 5 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0, तो दैट इज योर आंसर। कोई टफ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक, तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट मेथड है, और मेथड दूसरी ये है, तो आपने इस मेथड को सीखना है, ठीक है, चाहे तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए बस आपने किसी भी फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन में देखना है कि इसके अंदर कितने फंक्शन हमारे हैं, ठीक। तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ठीक। y इक्वल दिया हुआ है sec 10 रूट ऑफ x, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर कितने फंक्शन है, पहला फंक्शन है मेरा sec x, दूसरा फंक्शन है 10x, तीसरा फंक्शन है रूट ऑफ x, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने कंपोजिट फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो मैं इसका x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। x के सापेक्ष जब मैंने अवकलन किया तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, sec 10 रूट ऑफ x का हो गया, ठीक। अब इक्वल क्या होगा, पहला अवकलन sec का होगा, बाहर वाले का, sec t, ये पूरे का पूरा जो 10 रूट ऑफ x है ये t का काम कर रहा है, ठीक है। तो sec का अवकलन क्या होता है, sec t इंटू 10t, अरे sec t इंटू 10t, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 10 रूट ऑफ x इंटू 10 t, t की वैल्यू क्या होगी, 10 रूट ऑफ x, क्यों, क्योंकि sec का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, 10 रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में होगा, अर्थात ये t है,
तो sec t इंटू 10t, तो sec का अवकलन कंप्लीट। अब sec का अवकलन हो गया तो चेन रूल कहता क्या है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स का होगा ना। तो इक्वल क्या हो जाएगा, sec 10 रूट ऑफ एक्स इंटू 10 रूट ऑफ एक्स। अब 10 का अवकलन, तो ये रूट ऑफ एक्स जो है ये फिर से t बन गया। ये देखिए अब ये पार्ट हल हो गया। अब इतना देखना है, तो 10t, अब 10t का अवकलन क्या हुआ, sec t, नहीं 10t का अवकलन क्या हुआ, sec स्क्वायर t। तो sec स्क्वायर t की वैल्यू यहां पर क्या है, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ क्या हो गया x, क्लियर, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, रूट ऑफ एक्स का होगा, रूट ऑफ एक्स, क्लियर। तो इक्वल अब रूट ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, sec 10 रूट ऑफ एक्स इंटू 10 रूट ऑफ एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स में रफ में निकालता हूं, ठीक है। रूट ऑफ एक्स को हम कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ 1/2, हुआ नहीं हुआ। अब x टू दी पावर ऑफ 1/2 का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, देखिए इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ 1/2 माइनस 1, अरे n इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 क्या हुआ, -1/2, हुआ नहीं हुआ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस पावर नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 है नी इंटू एक्स की पावर 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, रूट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। क्यों, एक्स की पावर 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, रूट ऑफ एक्स। कैसे हुआ ये आपने नीचे देख लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई टफ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए एक और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर ऑफ 5, ठीक। तो इसका x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन, ठीक है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इक्वल। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है, अर्थात दो फलनों का गुणनफल लगा हुआ है। तो पहले हमने फलनों की बीजगणित देखनी है, अर्थात डिफरेंशिएशन को बांटना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर ऑफ 5, अरे पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स क्यूब, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम कैसे लिखेंगे, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर हुआ ना। इसमें कौन सा रूल लगेगा, n इंटू एक्स की पावर n, तो पहला अवकलन इस स्क्वायर का होगा, क्योंकि बाहर है ना ये होल स्क्वायर हुआ। तो इसके स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू 2 माइनस 1 हो गया ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये स्क्वायर का अवकलन हो चुका है। अब किसका अवकलन करेंगे, साइन का, साइन एक्स की पावर 5, क्लियर। अब उसके बाद प्लस आगे को चलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू पहला अवकलन किसका होगा, कॉस का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट अवकलन किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा, क्योंकि कॉस का हो चुका है माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 आगे ले लेते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू, अब यहाँ पर किसका अवकलन होगा, पहला साइन का। तो साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस एक्स की पावर 5, क्योंकि ये t है एक्स की पावर 5। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका भी तो होगा एक्स की पावर 5 का, क्लियर।
तो माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का क्या हुआ, इंटू 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसका बचा है लास्ट स्टेप, इक्वल, तो इसको हल करते हैं तो कितना आएगा बताइए, x की पावर 5 का अवकलन 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। अरे 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1, अरे एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। माइनस क्या हो जाएगा, 3 को आगे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर भी आगे ले लेते हैं, इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3 हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 5 जा कितना हो गया 10, एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी वही लिख रहे हैं। केवल हमने इस स्टेप में, केवल लास्ट स्टेप में हमने किया क्या है, इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 लिखा हुआ है, बाकी तो वही स्टेप है। तो हो सकता है, तो डिफरेंशियल करने में पहले ख्याल करेंगे, आपने क्या देखना है, इसकी बीजगणित भी देखनी है कि फंक्शन की बीजगणित पहले लग रही कि नहीं, क्योंकि बीजगणित क्या करेगी, उसके डिफरेंशिएशन को अलग अलग करेगी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया ना। अब इसका डिफरेंशिएशन, जिस फलन का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन है तो उसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल से स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपने बनाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 को भी आपने करना है। ठीक है।